आज का हमारा वर्क जो है वो एंटरप्राइज है बाय निसिम एज़िकिल। तो सिंपल पोएम है और काफ़ी महीनों के बाद आया मैं भी करवाने के लिए। तो बीच में कुछ ज़्यादा टास्क आ गए थे। तो निसिम एज़िकिल हमारे पास एक डायस्पोरिक राइटर है और बाकी जो है इसमें जो राइटिंग है बहुत ही सिंपल राइटिंग है, 1960s की राइटिंग है। और 1960s की राइटिंग में कवर करते हैं। फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से रहेगी कि पहले हम ओवरऑल एक बार रिव्यू ले लेंगे किस तरह से पोएम की क्या क्या लाइन है और उसको एक बार देखेंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस देन समरी और ओवरऑल और कुछ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ कुछ मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा जो आपको एंड में मेंशन करना है। तो हमारे पोएम की शुरुआत होने वाली है। ये पोएम जो है काफी फिलोसॉफिकल पोएम है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आई थिंक आप सबने एक पोएम और पढ़ी होगी इसी तरह से, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कि लिटरेचर में काफी अच्छी तरह से अगर उसमें करा हो। एक और ऐसी पोएम थी सेम, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज रोमांटिक राइटर पोएट, जैसे कि बहुत अच्छी एक पोएम लिखी थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। वो भी ठीक इसी तरह की पोएम थी और एक और थी इसी तरह से कनेक्टेड पोएम, अगर किसी ने वो भी पढ़ रखा हो या जैसे द जर्नी ऑफ मैगी। ठीक है, जो जर्नी ऑफ मैगी है बाय टी.एस. एलियट 1927, हाईली टेक्निकल पोएट थे वो भी सेम ऐसी राइटिंग लिख रखी है। ठीक है, तो वैसे ही पोएम है, काफी फिलोसफिकल राइटिंग है निज़्म एज़िकिल की। अगर एक सिंपल शॉर्ट में हमें कहना है तो बहुत ही फिलोसफिकल राइटिंग है और फिलोसफी के साथ साथ इसमें मॉरल जो लेसन है वो भी प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि स्टार्ट करके देखते हैं, कुछ समझ आएगा आपको साथ साथ और बहुत ही इजी है, आसानी से समझ आ जाएगा। It started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burdens light. सिंपल पहली लाइन में ये बता रखा है कि एक जर्नी पे जा रहे हैं ये, और ये एक ऐसी जर्नी है जो कि काफी, जैसे अगर हम कहें कि इस वर्ल्ड से लेके उस वर्ल्ड तक, अगर हम फिलोसफी के टर्म में बात करेंगे, वैसे भी सिंपल हम वन टू वन मीनिंग ट्रैक करते हैं इसका। तो सिंपल मतलब ये, इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज, सभी जो है एग्जॉल्टिंग माइंड से, जैसे कि अगर हम किसी भी यात्रा के लिए निकलते हैं, शुरुआत में हम सबका हाईली इंस्पायर्ड माइंड होता है ना, अंदर से बिल्कुल फुर्तीले जोश में भरे होते हैं। इसी तरीके से ठीक ठीक ये है, एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है, लोग जो ये सारे जो कवर कर रहे हैं, जितने भी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, सबका माइंड एक्सॉल्टिंग है। एक्सॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्साइटिंग। एंड मेकिंग ऑल दी बर्डन लाइट, जितने भी शुरुआत में जो बर्डन्स लग रहे थे, यानी कैसे जाएंगे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में शुरुआत की है अभी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और हाईली एंथुसियास्टिक है, यानी बहुत ज्यादा जोशीले फील कर रहे हैं शुरुआत में सभी के सभी। तो फिलोसफिकल राइटिंग है, यानी ये जो पिलग्रिमेज है एक तरह की लाइफ की जर्नी है। और इस लाइफ की जर्नी में ये दिखा रखा है कि किस तरह से एक जो मैन है वो अनअवेयर होता है अबाउट दी प्रॉब्लम्स, उसके लाइफ में जो डिफिकल्टीज आने वाली होती है उसको लेके अनअवेयर होता है। इसी तरह से हमारी लाइफ की जर्नी, जब हमारा शुरुआत से जब जन्म होता है तो हम भी स्टार्टिंग से लेके ऐसी होती है, हमें परवाह नहीं होता कि आगे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, कितनी बर्डन्स आएंगे, सब कुछ शुरुआत में लाइट लगता है। इस तरह से मैं कहूंगा ये फिलोसफिकल राइटिंग है। और ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग मैंने अगेन कहा, जैसे कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज, जिसमें कि पूरा ग्रीक फिलोसफी दिखा रखी है, ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से राइटिंग है। अब ये तो फर्स्ट स्टेज था, सब निकल रहे हैं। और जो सेकंड स्टेज है, दैट एक्सप्लोर बट डिडंट टेस्ट द कॉल। सेकंड स्टेज में भी जब वो आगे जा रहे हैं तो डिडंट टेस्ट द कॉल का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी भी उनकी पूरी परीक्षा नहीं ली गई अच्छी तरीके से, है ना। यानी जिसे कहते हैं उनको अभी टेस्ट द कॉल पे रखा ही नहीं गया। अभी भी उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बहुत इजी है, अंदर से पूरे जोशीले, फुल विगर जिसे कहते हैं, एंथुसियास्टिक फील कर रहे हैं अंदर से बहुत ज्यादा। और ये जो सेकंड स्टेज उनकी जर्नी की थी, उन्हें ये नहीं पता था ये फुल ऑफ ट्रबल एंड डिफिकल्टीज का रास्ता अब यहाँ से शुरू होने वाला है। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रीच, ये कह रहे हैं हम सब चल रहे थे पर सूरज भी कहीं ना कहीं हमारे आगे, ऐसा लग रहा था कि एक न्यूट्रल, कि मतलब सूरज भी बेशक कोई आ जाए टेस्ट करने के लिए हमारी कोल को, सब कुछ बहुत ही इजी लग रहा था। अगेन मैं कहूंगा दोबारा से, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है उसका आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक उसमें भी ऐसी है। सब जो है वो नाव पे निकल रहे हैं, वो सभी शुरुआत में ऐसे दिखा रखे हैं कि फुल ऑफ विगर और जोशीले लग रहे हैं, एंथुसियाज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाया गया उसमें भी। तो दोबारा फिलोसफिकल राइटिंग है। द सन बी डाउन टू मैच आवर रेज का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी सन जो है वो भी हमारे उसको, यानी जो अंदर के जो कॉन्फिडेंस और जो उसको वो स्टैगर नहीं कर पा रहा, हिला नहीं।
ठीक है, तो ये है इसमें स्टार्टिंग में। अब कहने वे स्टूड इट वेरी वेल, हम सब जानते थे। आई थॉट, मैं जो है मैं सोचता था, ऑब्जर्व एंड पुट डाउन द कॉपीज नोट्स ऑन द थिंग्स एंड द पीस एंड सोल इन द पॉट। मैंने सिंपल क्या करा, अलग अलग चीजों को नोट करना शुरू कर दिया। ये पोएट है एज बेसिकली, वो बता रहे हैं जिस तरह से कि जब लाइफ की जर्नी की शुरुआत होती है तो हम अक्सर अपनी लाइफ में काफी अलग अलग चीजें होती है हमारी लाइफ में जिसमें हम बिजी हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप सब यहाँ तैयारी कर रहे हो, आपको बस ये चाहिए ये पोएम किसी तरह से कर ले, पेपर में लिखा है, नंबर मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से हर कोई कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी है। अगर मैं लाइफ का वो सारा कुछ अगर हटा लूं तो लाइफ को जीना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह से इसमें दिखा रखा है कि जैसे ये जर्नी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ इनमें से कॉपियस नोट्स बना रहे हैं। बिल्कुल ये वही नोट्स है जो आप सोच रहे हो, नोट्स बनाना जैसे बनाते हैं ऑन द थिंग्स ऑफ द पीजेंट सोल। ये पीजेंट सोल इन बोर्ड जो आसपास जो उन्हें दिख रहा है उन सबके ऊपर नोट्स बना रहे हैं, यानी किसान क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सांप कैसे चल रहा है और बकरियां कैसे घूम रही है, इन सब चीजों के ऊपर नोट्स बना रहे हैं। दोबारा फिलोसफिकल राइटिंग है, यहाँ पे बात हमें समझना पड़ेगा कि ये सिंपल ये से अब तुम ये कह सकते हो ये डिस्ट्रैक्शन है इस पूरे वर्ल्ड का। किस तरह से हम सबको अपने गोल से कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। रियल में सबको पता है कि उनके लाइफ का एक सेंट्रल गोल होता है। इनका भी यहाँ पे गोल क्या है कि इन्हें मंजिल तक पहुंचना है। ये पिलग्रिमेज है, यानी एक पिलग्रिम्स है और पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, इन्हें एंड तक पहुंचना है। और रास्ते में कई सारे जो है डिस्ट्रैक्शन है, और वो डिस्ट्रैक्शन क्या है, कुछ पेशेंट दिखाए जा रहे हैं, कुछ सरपेंट है, कुछ गोट्स है, ये सब क्या है डिस्ट्रैक्शन। ये कहीं ना कहीं हमारे गोल को फेड करती है। ऐसा लगता है कि हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये सारे यूजलेस थिंग्स दिखा रखी है। पर फिर भी हमें अपने गोल को लेके बिल्कुल ही वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो पहले जो है उसमें सिंपल दिखा रखा है, सब पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, सब एक्सॉल्टेड माइंड का मतलब यहाँ पे ये है, सब अंदर से फुली एक्साइटेड है और सबको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही इजी होने वाला है हमारा जो सफर है, जैसे कि अक्सर लगता है। और उसके बाद सेकंड स्टेज में उन्हें ये लग रहा है कि बेशक कुछ भी हमारे आगे आ जाए, हमें परवाह नहीं होता, चाहे वो सूरज ही क्यों ना आ जाए। और उसके बाद वो इतने ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंट हो रखे हैं कि उन्हें सब कुछ बहुत ही इजी लग रहा है हर कुछ। अब धीरे धीरे इनमें से कुछ कुछ डिस्ट्रैक्टेड होना शुरू हो गए, क्योंकि कुछ जो सफर में चल रहे थे वो कॉपियस नोट्स बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, अलग अलग चीजों की तरफ वो मूव करना शुरू हो गया, यानी मेन और सेंट्रल गोल से वो हटने लगे। पोएम को अगर हम देखेंगे मिथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है, तो ये है कि हम सबको अपने जो है जो भी हमारे जो भगवान है, या कोई भगवान पे नहीं मानता तो जिस किसी भी चीज पे मानता है उसको लेके हम वेल डेडिकेटेड होना चाहिए हम सबको। यानी आसपास हमें कितने ही चीज आए वो सब सिर्फ हमारा एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें अपने गोल को लेके फिक्स होना है, फिक्स रहना है अपने गोल को लेकर, और इस तरह से हमें मूव करना है। तो फर्स्ट और सेकंड का मतलब यही है सिंपल यहाँ पे। और अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली, अगर हम इस पोएम को समझे तो सिंपल वो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, उन सबको बहुत इजी लग रहा था, धीरे धीरे करके उनमें से कुछ कुछ जो है मेंबर्स वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं। पीजेंट सोल एंड गॉड, ये जो है जितने भी सिंबल्स यूज हुए हैं, हाईली सिंबॉलिकल राइटिंग है। और तुम्हें पता होगा अगर सिंबल के पीछे अगर हम हिस्ट्री अटैच करें तो उसे एलिग्री कहते हैं। एक सिंबल जिसके पीछे डीप हिस्ट्री हो, ये मॉरल हिस्ट्री है इसके पीछे अटैच कर रखा है, इसीलिए हम कहेंगे हाईली एलिगोरिकल राइटिंग है। एलिग्री बहुत अच्छा यूज किया है यहाँ पे पोएट ने, जहाँ पे ये दिखाया कि मटेरियल वर्ल्ड की जगह कहीं ना कहीं पेजेंट और सरपेंट और गोड को दिखाया गया है कि जिस तरह से मटेरियल वर्ल्ड है आसपास की जो चमक और हमें खींच लेती है अपनी तरफ, तो उसकी जगह यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो है पीजेंट एक सिंबल के फॉर्म में उतारा गया है, और ऐसे सरपेंट एंड गोड्स। The three cities where a sage had taught, लास्ट की लाइन में ये दिखा रखा है कि तीन ऐसे शहर जहाँ पे सेज का मतलब क्या, एक बाबा बूबा टाइप के लगा सकते हो, एक धर्मात्मा। ये दिखा रखा है कि तीन ऐसे सिटीज है जहाँ पे एक सेज जाके पढ़ा रहा है। यानी सिंपल ऑल इज अबाउट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ, कि किस तरह से आसपास की चीज जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है अपने गोल से, और हमारी जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा हाईली जो है किस जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा चैलेंजेस है हमारे लाइफ में, और हमें अपनी जर्नी को लेके फिक्स रहना चाहिए और हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए यूजलेस थिंग। ये दिखाया गया है फर्स्ट में। बट व्हेन द डिफरेंसेस अराउज ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच, अब वो इस पूरे रास्ते में चल रहे हैं, अब लोगों के बीच में अलग अलग डिफरेंसेस आने लगे, क्योंकि हर कोई अपने एक अलग कल्चरल ग्राउंड से है, हर किसी के अपना इंटेलेक्चुअल लेवल एक अलग होता है। वो ये ना कि कई अलग अलग फील्ड के लोग आपस में आके बैठ के, तो कोई अगर हमें चीज को किसी भी चीज को अगर रिजॉल्व करना है तो सब अपनी अपनी चलाएंगे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे कन्फ्लिक्शन, ये कन्फ्लिक्शन ऑफ थॉट कह सकते हो उसे।
तो बट वन दी डिफरेंसेस अराउंड आपस में लोगों के अंदर कई जो जितने भी चल रहे थे उस रास्ते पे एक डेजर्ट पैच आ गया था, एक तरह का लैंडस्केप था, उसे क्रॉस करना था और सब अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया सबने। वी लॉस्ट अ फ्रेंड हु स्टाइलिश प्रोज वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। अब इन्होंने कहा हमने एक फ्रेंड को खो दिया इस रास्ते में। ठीक है, ऐसी कुछ जर्नी ऑफ मैगी भी है बाय टी.एस. इलियट और ऐसी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, मैंने कई बार बता चुका हूँ। और एंटरप्राइज का यहाँ पे मतलब ये है कि एक पिलग्रिमेज की तरफ मूव कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा गोल सेट किया और उसको हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए इस पोएम का नाम भी कहीं ना कहीं एंटरप्राइज है। तो सिंबॉलिकल पोएम है, अगेन मैंने बताया था कई बार, और उसको एलिग्री फॉर्म में यहाँ पे कहीं ना कहीं शो कर रखा है। तो वी लॉस्ट अ फ्रेंड ऑफ स्टाइलिश क्लोथ्स, कि एक फ्रेंड था वो छोड़ के चला गया। उसने सोचा कि नहीं, उसकी बात शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि उसकी सोच और उसकी राय बाकियों से कहीं ना कहीं अलग थी, इसीलिए उसने कहा वी लॉस्ट अ फ्रेंड दैट हु स्टाइलिश क्लोथ्स वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। सबसे अच्छी सोच उसकी थी, उसने बताया था किस तरह से इस लैंडस्केप को, किस तरह से इस लैंडस्केप के हम क्रॉस करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट वे होगा। पर वो ये, अगर भीड़ में काफी लोग हो, जितने ज्यादा लोग अगर किसी गलत चीज को भी अगर सही कहेंगे तो वो ही सही माना जाता है, एक लीगल सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं कमेंट है। और अगर एक दो अगर सही चीज को भी, अगर अगर गलत चीज को भी अगर वो सही बोले तो वो चीज सही मानी जाएगी। तो उस तरह से दिखा रखा है कि बेशक उसके पास सबसे एक बेस्ट वे था, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं, क्योंकि जो मेजॉरिटी में होंगे उसी डिसीजन को हर कोई मानता है। A shadow falls on us and grows। और यहीं पे कहीं यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी किस तरह से कि ये जो जर्नी है उसकी डिफिकल्टीज यहीं से आनी शुरुआत हो गई थी, कि जो डिसएग्रीमेंट है और उसके साथ साथ जो ईगो है, जैसे कहते हैं जब भी ईगो लेवल आता है तो वीकनेस करता है द इंटीग्रिटी ऑफ द पिलग्रिमेज। जो भी इस रास्ते में जा रहे थे उनकी जितनी भी आपस में इंटीग्रिटी थी, यानी जो एकजुट होके जो चल रहे थे, वो यहाँ पे ट्रैश होना शुरू हो गया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ईगो ईगो फैक्टर आ गया इनके बीच में, कि हर कोई अपने अलग अलग बेसिक ग्राउंड से निकल के आ रहा था, और जिसका बेस्ट वे था, जिसको मानना चाहिए, उसे पूरे ग्रुप में से किसी ने भी नहीं माना। इसीलिए उसे जब ऐसा लगा कि उसकी एक वैल्यू नहीं है तो उसने उस पूरे ग्रुप का साथ ही छोड़ दिया और वो अलग रास्ते पे चला गया। ये भी लाइफ की भी कुछ ऐसी जर्नी होती है। बिल्कुल एक्सीलेंट एग्जाम्पल है और एक हाईली फिलोसॉफिकल राइटिंग है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। Another phase was reached when we were twice attacked। अब दूसरे फेज पे हम पहुंच चुके हैं। अब ये अपने गोल की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि बीच में काफी ज्यादा देख रहे हो कि क्या क्या होता जा रहा है। अब ये शुरुआत हो चुकी है कि कोई इतना इजी नहीं होता कभी भी गोल की तरफ मूव करना हो, तुम एकदम से मूव कर जाओ, इतना आसान नहीं होता कभी भी। तो वही कह रहे हैं कि एक और फेज आ गया जहाँ पे हमारे पास एक ट्वाइस अटैक, यानी दो अटैक, दोहरा अटैक हुआ। और वो दो दो अटैक हमारे पास क्या है कि एक तो पहली बात ये है दैट लॉस्ट आवर वे, कि हम अपना रास्ता ही भूल गए एक तरह से। अब यहाँ पे जो उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करने लग गया कि लॉस्ट आवर वे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि जिसने बेस्ट वे बताया था वो ये अब ग्रुप से बाहर है। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप। एक अलग से सेक्शन निकल आया और उसने कहा कि ठीक है अब हम अलग होना चाहते हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल राइटिंग देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे कि यूएसएसआर का, या अगर हम बात करें कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन की जो वजह है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉलिटिकल राइटिंग है, और यहाँ पे अगर आप सबकी अगर पॉलिटिकल साइंस बहुत सही हो तो यहाँ जैसे कि आईएनसी एंड द कांग्रेस फॉर्मेशन, ये पॉलिटिकल राइटिंग है कि हर किसी ने अपने अंदर गुट बना लिए थे और सब अपने अपने अलग अलग वे से डिजाइन कर रही थी। तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी यहाँ पे देखा गया है। एक सेक्शन ने अपना अलग से लिबर्टी क्लेम कर दिया, उसने कहा कि ठीक है हम ग्रुप छोड़ना चाहते हैं। लीडर क्या कह रहा है? आई ट्राई टू प्रे। मैंने उनसे कहा कि नहीं 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 नहीं, अभी इतनी जल्दी मतलब हिम्मत मत हारो, हम सबको यूनाइट होके चलना है। अगर हम सब यूनाइटेड रहे तभी हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। फिर लीडर ने साथ साथ उन्हें ये भी कहा दैट आवर लीडर सेड दैट ही स्मेल्ट द सी। स्मेल्ट का मतलब यहाँ स्मेल है, स्मेल्ट द सी का मतलब ये यहाँ पे ये नहीं है कि उसने समुद्र को सूंघ लिया। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उसे पता चल गया था कि हाँ अब हम पहुंच चुके हैं, बस गोल थोड़ी सी दूर रह गया है, तो सब आपस में मिलके चलो। और अगर सब आपस में हिम्मत रखेंगे तो बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। पर इतने में जो डिस्पैरिटीज आ रही है लोगों के बीच में, और किस तरह से उनका, मैंने कई बार कहा कि
थ्रैश होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं बच पा रहा अंदर, और स्टैगर ऑन होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और कई अलग अलग जो है उनके अंदर सेक्शन फॉर्म होने लगे जो कि पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाया है पोएट ने। तो ऐसे ऐसे करके ये जो पूरा जो ग्रुप था वो वीक होना शुरू हो गया, और ऐसे टाइम पे लीडर का एक बहुत एक्सीलेंट रोल होता है, पर कहीं ना कहीं लीडर भी जब वीक पड़ जाता है, जब उसके जितने भी पीछे चल रहे होते हैं अगर उनमें काफी ज्यादा कन्फ्लिक्शंस होने शुरू हो जाए, जो इसमें देखने को मिला है। We noticed nothing as we went, a straggling crowd of little hope. बिल्कुल ऐसी एंडिंग भी हो रही थी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की, अगर आप सबने पढ़ी होगी तो मैं कई बार बता चुका हूँ ये। और जर्नी ऑफ मैगी में भी लास्ट में ऐसा ही कुछ होता है कि पूरा क्राउड तो चला था, कि बिल्कुल क्राउड नहीं कह सकते, एक पूरा सा वो पिलग्रिमेज पे चल रहे हैं कुछ लोग हैं। स्टार्टिंग में तो पूरे एग्जॉल्टेड थे, अब देखना कैसे इन सबका दम निकलना शुरू हो जाएगा। अब कह रहे हैं वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, जैसा शुरुआत में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, एंड में बस एक भीड़ रह गई जिसके अंदर बस थोड़ी सी हिम्मत रहेगी। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट, साथ साथ बिजली भी कड़क रही है, तो बिल्कुल सेम, अगर वैसे कॉपी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हर पोएट के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिस वजह से ये पोएम यहाँ पे है और आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, तो हम कॉपी जैसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे, पर हाँ फिर भी एग्जैक्ट उसी तरह का सिनेरियो में देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि बिजली कड़क रही है, नहीं बादल बादल वो सब होने लगे हैं, जो कि टेस्ट कॉल पे रख दिया गया है कि ये चेक करने के लिए कि देखते हैं हम हिम्मत है कि नहीं है, यानी जिस तरह से भगवान वो लेते हैं उस तरह से। एंड डिप्राइव्ड ऑफ द कॉमन नीड्स लाइक दिस सोप, इतनी उनको जो यहाँ पे सोप का मतलब क्या है, द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी उन सबको ये भी नहीं पता था कि वो किस रास्ते पे चल गए हैं, और जो उन्हें ना किसी को वो पता क्या खाना है क्या पीना है, सब कुछ वो उतर गया दिमाग से। सम वर ब्रोकन, कुछ टूट गए, एंड सम मियरली बेंट, और कुछ मुड़ गए। यहाँ मुड़ने का मतलब वो नहीं है कि मुड़ गए हैं, यहाँ मुड़ने का मतलब ये है कि आप वो हार चुके हैं अंदर से। और ऐसे टाइम पे ही टेस्ट कॉल का जो कंसेप्ट है वो माना जाता है कि जो इस समय पे भी अगर रह गया, टिका हुआ रह गया, तो वो अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वी फाइनली रीच द प्लेस, जब हम वहां पे पहुंच गए, वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर। ये ठीक वही है जब तुमने अपनी लाइफ में कोई गोल सोचा होगा, सभी ने कहीं ना कहीं, जैसे तुम अभी सोच रहे हो कि बस तुम्हारे नंबर एक बार आ जाए, इसमें 90 स्कोर कर लोगे, और जिस दिन 90 मार्क्स आ गए तुम्हारे, फिर तुम्हें क्या लगेगा कि यार ठीक है आ गए, मतलब खुद ही नहीं पता होगा जब तक हम गोल पे पहुंच जाते हैं। गोल में पहुंचने के बाद हमें बाद में खुद ही नहीं पता होता वहां पे क्यों है। वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर, ये सबके साथ है, ठीक है, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है और सबका एंड गोल क्या है, दैट इज द डेथ। डेथ एंड फेज है सभी का, जिसको आगे जाके 1930s और 40s के राइटरों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये एक स्टेप एंड फॉरवर्ड है, 1960s की राइटिंग है जो आपके पास है। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, हर किसी का चेहरा डार्क हो चुका था, यानी हर कोई अंदर से हार चुका था। आवर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर, हमारी जो जो हमने काम किया वो इतना महान नहीं था, वो इतना बड़ा काम नहीं था जैसे कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में दिखाया गया, जैसे यूलिसिस में दिखाया गया, जैसे जर्नी ऑफ मैगी में दिखाया गया, वो सब बड़े बड़े काम थे। पर यहाँ कहीं ना कहीं एज़ेकिएल ने ये कहा है कि ये जो डीड था ये कोई इतना बड़ा नहीं था, सिंपल हम पिलग्रिमेज पे निकले थे और उसमें ही लोगों के बीच में इतना ज्यादा कन्फ्लिक्शंस आ गए। ये छोटे से रास्ते में अगर क्या होता, अगर बहुत बड़ा रास्ता अगर हमें कवर करना पड़ता तो सांस ही फूल जाते हैं सबके। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर अ ग्रेस, एंड लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिखाया गया है। घर ये वो जहाँ पे हम सबको पता है कि ग्रेस क्या है, यानी यहाँ पे होम के कई सारे मतलब हो सकते हैं, यानी इनर सेटिस्फैक्शन कह सकते हो तुम, अगर वैसे अगर सिंबॉलिकल वे में समझे तो। जब तक अंदर से तुम फुली सेटिस्फाई नहीं हो, और हर किसी को इनर सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलता है, वो एक ही जगह से मिल सकता है, दैट इज द होम। ये होम क्या है, दिस इज द होम ऑफ आवर गोल, हमारे पूरे गोल का होम है ये होम वही है, ये होम वही है जिसके थ्रू, ये होम वही है जहाँ पे हमारा एंड जो है, जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी और एंड में जहां तक हम पहुंचे, वो दैट इज द होम। ये एक लूज एंडिंग है, और बाकी जितने भी रीडर्स हैं उन सब के ऊपर ये क्वेश्चन डाल रखा है, दैट्स द बोल्ड क्वेश्चन है उनके पास, कि क्या यही होम है, कि हमारी लाइफ की जर्नी यही है कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, और शुरुआत में जब हमारा जन्म होता है तो हम सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ईजी है ना, एक बार 10th हो जाए, एक बार 12th हो जाए, एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, फिर क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, फिर क्या, टीचर बन गए, फिर क्या, आगे हर वक्त टेस्ट एंड कॉल होता रहेगा और ये एंड तक चलता रहेगा। होम जब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम इनर सेटिस्फाइड नहीं हो, यानी अंदर से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है
और वो ही है दैट इज कॉल्ड द ग्रेस, वही चमक है। ठीक है, वो चमक जब तक नहीं मिलेगी, ये किसी भी फेज में मिल सकता है लाइफ के, और इसी ग्रेस को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े लोग निकलते हैं। ये बड़े लोग वो नहीं अंबानी अडानी निकलते, ठीक है, ये बड़े लोग वो है जो कि महात्मा टाइप के लोग होते हैं, जिनको पता है, जैसे गौतम बुद्ध टाइप के। ठीक है, तो यही है दैट इज कॉल्ड द गैदर द ग्रेस। एंड में हम सबको पता होना चाहिए हमारा सेटिस्फैक्शन कहाँ पे, चाहे कितने ही पिलग्रिमेज कर लो, चाहे कितनी ही जर्नी कर लो, चाहे कितने ही तुम्हारे एक्सॉटिक माइंड्स हो, कुछ भी हो, एंड में होम वही होगा जहाँ पे कह सकते हैं आउट राइट सेटिस्फैक्शन हो, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। और यहीं पे आई थिंक ये पोएम खत्म, खत्म ही हो गई है बिल्कुल, क्योंकि एंड में पार्ट में होम ही आ गया, तो भाई खत्म ये पोएम। तो मैंने बताया था 3 एक्सट्रैक्ट सोर्सेस से इस पोएम को निकाला गया, जो कि हम इसके एनालिसिस के थ्रू आगे भी अभी देखेंगे। फर्स्ट इन द जर्नी ऑफ मैगी बाय द टी.एस. इलियट, अगेन द टेक्निकल राइटर, जिसके बारे में कई बारी मैं बता चुका हूँ, बाकी वीडियोस में आप देख लेना। 1920s और 30s का एक एक्सेलेंट राइटर आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय कॉलरिज, रोमांटिक पोएट, नाम का रोमांटिक है, वो रोमांटिक नहीं है, ये वैसे वाला रोमांटिक है जिसका मतलब क्या है कि हाईली फिलोसॉफिकल राइटिंग, जिसने वर्ड्सवर्थ के साथ लिखी थी। तो उसी तरह से निज़्म एज़ेकियल ने कहीं ना कहीं अपने पेन को डिप किया रोमांटिक एज के उस राइटर में, और उसी को दोबारा इंक से डिप किया दूसरे वाले, और उन दोनों को मोल्ड करके एक बहुत ही एक्सलेंट और ब्यूटीफुल राइटिंग लेके आए हो हमारे पास, ठीक है, एलिग्री और सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म एक एक्सलेंट सिंबोलिज्म यूज किया है, ठीक है। क्वेश्चन है पेपर में आए तो कैसे लिखे, क्या करना है और क्या नहीं करना। ये फर्स्ट थिंग है जेनेसिस, कोई भी अगर क्वेश्चन आए, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि मैं काफी ज्यादा एक्सेक्रेट करके बोल रहा हूँ, पर हाँ इसमें से 4-5 लाइन अगर याद होते हैं तो वो याद करके लिख देना। इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं बता देता हूँ। ये एंटरप्राइज है, इसको, इसका जो कलेक्शन है, द कलेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एंथोलॉजी, एंथोलॉजी भी कहते हैं कलेक्शन को। 1960s की राइटिंग है, तो 16 यानी पोस्ट मॉडर्न राइटिंग है और पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है। अब ये पोस्ट कॉलोनियल और पोस्ट मॉडर्न क्या है, पहले ये समझ लो। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब है आजादी के बाद की जो राइटिंग लिखी जाती है। हम सब कॉलोनाइज हुए थे 1947 में, आजाद हो गए, तो पता ही होगा सभी को, ठीक है। आजाद होने के बाद अब हमारे पास अपनी खुद की भाषा है, हमने उन सारे कंसेप्ट को दोबारा से कहीं ना कहीं, वो जो सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट डाले गए थे मैकॉले के थ्रू, उन सबको डिसेंट्रलाइज करके अब हमने बताना शुरू कर दिया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारा अपना खुद का स्टाइल है। ये सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग होती है। पॉलिटिकल राइटिंग जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमें कॉलोनाइज किया गया था उसके बाद हमने पॉलिटिकल राइटिंग लिखना शुरू कर दिया कि हमारे खुद का स्टाइल इन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे निज़्म एज़ेकियल ने अपने खुद के स्टाइल इन स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं पैरेलल वे से राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और साथ ही साथ द जर्नी ऑफ मैगी, ऐसे बड़ी बड़ी जो पोएम लिखी गई है उनके पैरेलल वे के कंसेप्ट में ये इंडियन स्टाइल में ये वाली पोएम लिखी है जिसका नाम है एंटरप्राइज। एंथोलॉजी, जिसमें कि कई सारी इसकी पोएम है एज़ेकियल की, और इस पूरी एंथोलॉजी का नाम है द अनफिनिश्ड मैन, और उसमें से ही एंटरप्राइज एक पोएम है। तो एंथोलॉजी का नाम क्या है, अनफिनिश्ड मैन, उसमें से इस पोएम का नाम क्या है, एंटरप्राइज, और इसको लिया गया। इसका स्ट्रॉन्ग पर्पस तुम्हें पता होगा, इज अबाउट द डिसइल्यूजनमेंट, और साथ ही साथ क्या है, डिवास्टेशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसी है कि हम सबका ध्यान इधर उधर चला जाता है और इस वजह से हम कभी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। और अगर हम इस पूरी पोएम के रूट्स को देखने के लिए निकलते हैं तो तुम सबको पता होगा ये एक्सलेंट एग्जांपल है ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग, यूलिसिस हो गई, ठीक है, यूलिसिस, एनियड, ये सब आई थिंक तुमने पढ़ा होगा। उसी के वहां से इस फ्रेम ऑफ राइटिंग को इंडियन स्टाइल में लिखा है किसने, निज़्म एज़ेकियल ने, इसीलिए ये पोएम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आइडियलिज्म का कंसेप्ट बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि, और एक चीज और, कि पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग किस सेंस में है। ये पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग इस सेंस में, क्योंकि बीच में मैंने जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि कुछ पॉलिटिकल फेम आया था जब सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच हो गई थी। तो किस तरह से लोग जो है अपनी अलग सोच पे चलते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सबकी राय एक जैसी हो। जो अंग्रेजों ने जिस तरह से हमें ढाला है और जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें जो जो चीज सिखाई है, आज हम उन सब चीजों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं चल रहे, पर हाँ कुछ कुछ चीजों को हमने हटा दिया है। अपने अपने खुद का स्टाइल है, सबका अपना खुद का वे है, क्योंकि आज हम सोवरेन हैं। तो इस तरह से ये पोस्ट कॉलोनियल सेंस है। जो भी हमें फ्लॉ दिखा रिलीजन में, चाहे वो जर्नी में, वो सब वो फ्लॉ थे जो कि कॉलोनियल रूल लेके आए थे, और आज हम
डीकोलोनाइज कंसेप्ट पे चल रहे हैं, तो पुराने जितने तौर तरीके उनमें हमने कुछ कुछ चेंजेस लेके आए हैं। इसके बाद फोकसिंग टू द जर्नी, एक रिलीजियस राइटिंग भी है, साथ ही साथ एक रियलिटी कह सकते हैं, एक फिलोसफी कह सकते हैं, बर्थ एंड डेथ साइकिल दिखा रखा है यहाँ पे, जो कि 1940s एंड 50s की राइटिंग में और देखने को मिलता है, जैसे कि वेटिंग फॉर गोडू, इस तरह की राइटिंग जिसमें बर्थ एंड डेथ फेज को दिखाया गया है, उस तरह से ये भी है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है लाइफ की, सबको पता है अल्टीमेट रियलिटी क्या है, दैट इज द डेथ। तो मौत एक सच्चाई है और उसी को इसमें दिखा रखा है, सबको पता है अपने गोल को, और ये आसपास जो हमारी चीज चल रही है वो सब क्या है, इल्यूजन है, सबके सब इल्यूजन है, जिसे माया कहते हैं। इसके बाद एंटरप्राइज को कई मैनीफोल्ड में लिखा गया, कई सारे मीनिंग है, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी तरह से इसको हिट करना है। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि एक ये वन टू वन वे में हम इसे एक्सप्लेन कर दें और ये पूरी पोएम हो जाए, ऐसा नहीं है। मैनीफोल्ड है, मैनिफेस्टेशन कहते हैं इस तरह को, और मीरियड कंसेप्ट भी कहते हैं कि मीरियड बेस से तुम इस चीज को देख सकते हो। एलिमेंट्स जो डाले गए हैं इंडियन स्टाइल में लिखा गया है, स्टाइल दोबारा इंडियन यूज किया गया, लैंग्वेज को काफी सिंपल रखा गया है, ताकि हम उस तरह से ना लिखे जो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग है। और अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग में कह सकते हो कि एकदम बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है, अपने नेशनैलिटी को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए, तो इंडियन स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखा गया, जैसे कि A.K. रामानुजन लिखते थे उस स्टाइल में लिखा गया। और एंटरप्राइज में और नेक्स्ट वाले पेज में देखो ये दिखा रखा है कि किस तरह से कोई किसी भी जर्नी में स्टार्टिंग में कोई अकेला नहीं होता, सब साथ चलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, सभी साथ कहेंगे कि साथ चलेंगे साथ चलेंगे, और एंड में सब तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। जितने ज्यादा तुम गोल के पास पहुंचोगे उतने कम तुम्हारे साथी होने लग जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रवचन चल रहा हो, पर ये प्रवचन नहीं है, इसी पोएम की वो है। ठीक है, जितने ज्यादा तुम गोल के पास पहुंचते जाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे साथी हटते जाएंगे। और इसके लिए मैंने बताया, चाहे कल्चरल डिस्ट्रैक्शन हो, या फिर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कन्फ्लिक्शन हो, चाहे वो आइडियाज के कन्फ्लिक्शन हो, किसी भी तरह का, चाहे वो लैंग्वेज का कन्फ्लिक्शन हो, चाहे वो नेशन का कन्फ्लिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, कितनी तरह की कन्फ्लिक्शन, लोगों की ओपिनियन अलग होने लग जाएगी, और धीरे धीरे करके इंटेलेक्चुअल लेवल के बेस पे सब वैसे भी इस पोएम में दिखाया गया अलग होने लगे। एंडिंग बहुत ही पैराडॉक्सिकल वे में की गई है, जहाँ पे होम के कई सारे मतलब निकल के आते हैं, और इसी होम को वो कहते हैं, जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए तो वो होम नहीं है। तो ये लाइंस जो है, ये काफी सारी लाइंस, इसको सबको उतार लो, वीडियो को रोक के अच्छी तरह से इसे टेप लो, ठीक है, पेपर में लिखाना है इसी तरीके से इसे। अब ये आगे और इसमें ये दिखा रखा है इसके स्ट्रक्चर और इसके पैटर्न को, कि राइम स्कीम है, किस तरह से राइमिंग में लिखा गया है। पोइट ने अपने आप को सोल स्पीकर दिखा रखा है, कहीं ना कहीं ड्रामेटिक मोनोलॉग का भी एसेंस देखने को मिलता है। एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया, क्योंकि हर चीज को आई आई करके बोला गया है, ठीक है। राइम स्कीम में ए बी ए और ए बी ए वो तो कर ही लोगे, तो इयाम्बिक टेट्रामीटर स्टाइल से लिखा गया है, रट लेना, ठीक है। और मूड जो है पैराडॉक्सिकल है, एक चीज बोल रहे, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, जैसे कि तुम पिज्जा खाओगे दूसरा वाला कह रहे नहीं खाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके, पर बन उसका भी होगा ठीक है, इसी तरह से एक अपोजिट वे में लेके चल रहे हैं। और राइम रिदम बहुत अच्छा बनाए रखा है, जैसे कि मेंटल कंडीशन को दिखाया गया है, अगर रिदम टूट गया तो सब। और लास्ट में कुछ और जैसे म्यूजिकल के बारे में, कि कैसे मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री लिखी गई है, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम की राइटिंग है, आफ्टर 47 जिसे कहते हैं। और इंस्पिरेशन का सोर्स है कंटेम्प्रेरी इंग्लिश है, डायस्पोरिक राइटर होंगे, यहाँ के जन्म यहाँ होगा, बाहर जाके इंडिया के बारे में लिखा गया है। और ये जो पोएम है काफी ज्यादा पर्सनल लिमिटेशन के ऊपर मूव करती है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हिपोक्रेसी भी नहीं कह सकते, या हिपोक्रेटिक राइटिंग भी नहीं कह सकते, ये डिलेमा भी नहीं है एक तरह का। बस एक चीज समझ लो इसमें कि साइकोलॉजिकल राइटिंग है, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिखाया गया है इसमें। लाइफ को अगर रियल समझना हो, क्या लाइफ क्या है, उसके बारे में ये पूरी पोएम टूट गया है ना। उस सरकास में कहीं ना कहीं ये पॉइंट मारा गया है, ह्यूमर का बहुत अच्छा कंसेप्ट रखा गया है, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स है जिसके लिए मैं बाकी वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको देख लेना ये सब लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं है, ठीक है। मीटोनिम है, एब्सर्ड है, रिटोरिक है, एपिग्राम है, अगर नहीं है तो एक काम करें डिक्शनरी में इसके मीनिंग को ढूंढ लेना, क्योंकि नहीं तो मेरी वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, 28 मिनट की तो अब तक हो चुकी है, इसीलिए तो ये सारे चीज ढूंढ लेना, नहीं तो मैं स्पेशल वीडियो ले आऊंगा, उसमें सारी चीज करवा दूंगा, उस पर जरूर जाके देखो। और इस तरह से थैंक्स, यहाँ पे लेक्चर हमारा खत्म, ये लेक्चर था जो भी था, ठीक है, बस।
तो आगे मिलते हैं अगली नई पोएम के साथ। उसे मैं और करवाऊंगा।